नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय कंस्टिट्यूशन क्लब से, और जो शख्सियत हमारे सामने खड़ी हैं इनके नाम की मोहताज नहीं है। इनको मजदूरों का मसीहा कहा जाता है, मजदूरों की सहायता करते हैं, हर पैमाने पर आकर सहायता करते हैं। हमारे बीच में शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, आज मज़दूरों के लिए फिर एक मुहिम छेड़ी है कि जो सरकार है ना तो किसी डिपार्टमेंट को बकस रही है, ना आम आदमियों को बकस रही है, उन पे बोझ डाल रही है। आप आए दिन रोड पर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कोई शक नहीं है कि ये सरकार जो है वो पूंजीपतियों के समर्थन में खड़ी हुई है, और चाहे किसान हो इस देश का या मजदूर हो, उसके बारे में इनकी सोच जो है वो बिल्कुल थोड़ा अलग है। नारा ज़रूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन फैक्चुअल जो बातें हैं वो यही हैं कि देश के जो पूंजीपति हैं उनका विकास हो रहा है, उन्हीं को विश्वास में लिया जा रहा है, और ना तो किसानों को जो है वो विश्वास में लिया जा रहा है, ना मजदूरों को विश्वास में लिया जा रहा है। आपने देखा कि 700 किसान शहीद हो गए और दिल्ली की सीमाओं पर वो डटे रहे। अंत में उनको समझ में आया कि नहीं, ये जो कानून बनाए हैं वो उनके हित में नहीं है, और उनको वापस लेने का काम किया। अभी सारे देश के 10 बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो है ये सब मान्यता प्राप्त है जी, जो आज यहाँ पर एक मंच पर एक साथ इकट्ठा है। इकट्ठा तो इसमें उनकी पार्टी का जो संगठन है भारतीय मजदूर संघ वो भी होता जी, वो भी बहुत खुश नहीं है इनकी नीतियों से, लेकिन सरकार का दबाव है, परिवार का दबाव है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन दिल से वो लोग इसे आंदोलन में जुड़े हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में ये सरकार जो है वो मज़दूरों के हित में है तो इसे जो मज़दूरों से संबंधित मामले हैं उन पर बात करनी चाहिए। ये 4 जो लेबर कोड बनाए हैं ये कहते हैं कि हमने मज़दूरों के हितों में बनाए हैं। सारे देश का मज़दूर लड़ रहा है कि इनके बनने के बाद में यूनियनें समाप्त हो जाएंगी, हड़ताल का अधिकार समाप्त हो जाएगा, मालिक जो है वो और मजबूत हो जाएगा, कारपोरेट घराने जो हैं वो मज़दूरों के ऊपर और अत्याचार करने में समर्थ हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं हैं। अभी आपने देखा कि 21 जनवरी को सारे देश के, चाहे वो राज्य कर्मचारी थे, शिक्षक थे, जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, सबको एक मंच पर इकट्ठा किया है। हमने भी वही प्रोग्राम लिया है जो हमारे 10 ट्रेड यूनियन के साथी ले रहे हैं। हर ज़िले पर प्रदर्शन की योजना बन रही है, हर राज्य में प्रदर्शनों की योजना बन रही है, गांव-गांव में लोगों को जागरूकता फैलाने की बात की जा रही है। अंत में संसद पर भी एक ज़बरदस्त प्रदर्शन की योजना चल रही है। नहीं माने तो फिर भारत बंद की भी योजना चल रही है। मिश्रा, हम लड़ना नहीं चाहते, हम देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य जो है वो कोई सरकार हटाने का, गिराने का, बनाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो देश का श्रमिक है, जो देश का किसान है, उसके हित के बारे में सोचने की बात होनी चाहिए, और उसके खिलाफ जो विचारधारा है, चिंताधारा है, उसमें बदलाव आना चाहिए। मिश्रा जी, आप इतने बड़े उपक्रम के महामंत्री हैं जिसको रेल विभाग कहा जाता है, रेल मंत्रालय कहा जाता है। पहले जो रेल से संबंधित जो यूनियन थी, अगर उनकी एक आवाज़ उठती थी तो सरकार हिलती थी। वो क्या कारण हुआ कि सब सरकार के कान पे जूं ही नहीं रेंग रही है? नहीं, सरकार के कान पर जूं तो रेंग रही है। अगर नहीं रेंग रही होती तो अब तक ये खड़े खड़े भारतीय रेल को बेच करके चले जाते। ये पिछले 8 वर्षों से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम रेलों को बेचने का काम करें, लेकिन अभी तक ये रेल नहीं बेच पाए। इन्होंने कहा हम 150 रूट बेच देंगे, वो भी नहीं बेच पाए। लेकिन छद्म रास्तों से ये जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि रेलों में जो है वो निजीकरण को लाने का काम किया जाए, जिसका हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। बाकी रह गया सवाल कि ये पहले डरते थे, अब नहीं डरते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है। सरकारें पहले भी डरती थी, लड़ी भी खूब। 74 में हड़ताल हुई, बहुत ज़बरदस्त जुल्म और अत्याचार हुआ। उसका असर आपने देखा कि जो है वो सरकार गिर गई और नई सरकार सत्ता में आ गई। तो अभी हम लोग लड़ाई का प्रोग्राम बना रहे हैं। सरकार मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो जब रेल कर्मचारी लड़ता है तो देश में परिवर्तन होता है,
और वो परिवर्तन नीचे से ऊपर तक होने का काम होगा। सर, प्रधानमंत्री जी को जिद्दी बताते हैं और अभी तक किसी भी बैकफुट पे वो बैक नहीं गए हैं, तो क्या लगता है सर आपके इस आंदोलन से सरकार बैकफुट पे जाएगी? अगर प्रधानमंत्री जिद्दी होते तो ये किसानों के लिए कानून क्यों वापस लेते? सर, किसानों का मामला ये था, 5 राज्य का चुनाव था सर, 5 राज्य का चुनाव था। ये सरकार वोट के चोट से डरती है जी। अभी जो हम तैयारी सारे मजदूर संगठन मिल करके कर रहे हैं, जिनमें किसान भी शामिल होने के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं, तो हम किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के इस मुद्दे को निश्चित तौर पर एक राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। और जो सरकार किसान और मजदूर के खिलाफ होगी, हम कोशिश करेंगे कि सन 24 में वो सरकार वापस नहीं आए। तो क्या लगता है सर, इस तरीके के जो कोई भी विभाग या किसी तरीके ट्रेड यूनियन अपना जो काम है वो करने का कर रही हैं, लेकिन सर मजदूर भी त्राही कर रहा है, वर्कर भी त्राही कर रहा है? देखिए, मजदूर तो तय करेगा ही। अगर जो मजदूर हितों के कानून हैं उनको लागू नहीं करेंगे सरकार, और कोशिश करेगी कि हम ऐसे कानून लाएं जो सिर्फ मालिकों के हित में हों, तो मजदूरों को मजबूर होना ही पड़ेगा। और आज मजदूर इस त्रासदी में, इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो एक राजनीतिक बात करने लगा है। अदरवाइज कभी भी मजदूरों ने राजनीतिक बात नहीं की। हम आज भी कहते हैं सरकार चलाइए आप, हमसे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी 100 साल तक प्रधानमंत्री रहे तो हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हमारे मुद्दे सुने नहीं जाएंगे, हमसे कहा जाएगा कि हम जो है वो सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम करेंगे, हम जो है वो रेलों को बेचने का काम करेंगे, या हम जो है वो काम के घंटियों के बारे में तो सोचेंगे नहीं, हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे, हम पेंशन छीनने का काम करेंगे, तो ये बर्दाश्त करने वाली चीज़ें नहीं हैं। और जो सरकार ये सब करेगी उसके खिलाफ हम पूरे तौर पर इकट्ठा होकर के लड़ने का काम करेंगे। सरकार मजदूरों की बहुत बड़ी आपसे आशा है और उम्मीद है, और इसीलिए आपको मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। आपको देश नहीं विदेश के लोग भी देख रहे हैं और कर्मचारी भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि ये वक्त एकजुट होने का है, सारे लोग इकट्ठे होकर के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हों और भारत सरकार का जो ये ऑनस्लॉट है वर्कर्स के ऊपर, उसके लिए खिलाफ लामबंद होकर के लड़ने का काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार झुकेगी और हमारी मांगें मानी जाएंगी। सर, वो प्लेटफार्म एक होने का प्लेटफार्म का नाम बताएं सर, किस प्लेटफार्म पे एक हो? अब देखिए ना, ये सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो 10 यहाँ पर इकट्ठे हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म है जी। 21 जनवरी को आपने देखा 50 संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, राज्य सरकार से लेकर के, शिक्षकों से लेकर के, और तमाम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। तो यही इकट्ठा होने की निशानी है। आज लोग समझ रहे हैं कि हम झंडे और डंडे का भेद बिठा करके एकजुट होकर के अगर लड़ेंगे तो इस लड़ाई को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थे हमारे बीच में शिव गोपाल मिश्रा जी, जो महामंत्री हैं ट्रेड यूनियन के, और बड़े पैमाने पे मजदूरों की बात सुनते हैं। जो भी, चाहे छोटा मजदूर है या बड़ा कर्मचारी है या छोटा कर्मचारी है, सभी को बैठ के बात सुनते हैं और उनकी समस्या का हल करना जानते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। धन्यवाद। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय कंस्ट्रक्शन क्लब से। बहुत बड़ा एक आज जन सैलाब को लेकर मजदूरों का आंदोलन की मुहिम के तहत काम चल रहा, और हमारे बीच में मजदूरों के मसीहा शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, अभी देखा गया है कि जो रेल मंत्री कहते हैं कि भाई हम रेल को प्राइवेट नहीं दे रहे, हम कॉरपोरेशन को प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, मीटिंग में इस तरीके का बयान दिया जाता है। और अभी अभी मेरे हाथ में जो पेपर आप देख रहे हैं, यह है इस समय कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक नवरत्नों में रत्न गिनी जाती है और हर साल पैसा अच्छा कमाती है। उसके बावजूद जो अभी कोविड था, कोविड के अंदर गैस, जो ऑक्सीजन गैस थी, उसको बड़े पैमाने पे पब्लिक तक पहुंचाया है। तो इसको भी, जो फ़ायदे की चीज़ें उनको भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये जो सरकार की नीति है, वो कोई भी कुछ कहे, हमसे खुद माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, जहाँ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन हो रहा है, हम उनको बेचने का काम नहीं करेंगे और हम कर्मचारियों को मोटिवेट करके बेहतर काम कराएंगे। हमने पीयूष गोयल जी के टाइम पर, जब इसकी बहुत ज़बरदस्त मुहिम चली कंटेनर कॉरपोरेशन को निजी हाथों में सौंपने की, उस समय से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे कंटेनर कॉरपोरेशन की यूनियन इसके लिए पूरा संघर्ष कर रही है। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन उनके साथ साना बसाना खड़ी हुई है।
लेकिन इन्होंने वहाँ पर इवैल्यूएशन कराया। इवैल्यूएशन में जब ये पता चला कि इनकी ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने उसको फिर दोबारा रीएवैल्यूएट कराया, उसको कम करने का काम किया। अभी इसका लीज का टाइमिंग घटाने का टाइमिंग बढ़ाने का काम कर दिया है, और इस पर जो इनको लीज चार्जेस मिलने थे वो भी घटा करके जो है वो 6% कर देने का काम इन्होंने कर दिया है। तो एक प्रयास है पूरा कि किसी न किसी तरीके से ये उसको, इस पूरे तंत्र को ये पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। पूंजीपतियों की बात मैं क्यों कहूँ, ये सीधे तौर पे इसको लाने को देना चाहते हैं जी। उसके लिए पूरा प्लान इनका बन रहा है। ये हमारे नवरत्नों में से एक है। हमने इस सवाल को पूछा, पीछे पीयूष गोयल से भी पूछा कि भाई आप जो आपके नवरत्न हैं, मुनाफे में चलने वाले उद्योग हैं, उनको क्यों बेच रहे हैं? तो उन्होंने कहा कौन बेवकूफ़ है जो घाटे के उद्योग को खरीदेगा। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है इस बात को जानती है, और हमने कहा कि आप कहते हैं 150 गाड़ियाँ हम लग्जरी रूट्स पे चलाने का काम करेंगे, आप ये जो हमारी जो लाइनें हैं, जो ब्रांच लाइनें हैं, आप उनको क्यों नहीं दे देते हैं? तो कहने वहाँ कौन आएगा उसको लेने के लिए? तो ये सरकार जो है व्यापारियों की तरह काम कर रही है। देश की जो आम और गरीब जनता है उसके बारे में इसको कोई ख्याल नहीं है। ये सीधे तौर पर जो इनके पास में मुनाफे में चलने वाले उद्योग हैं, उनकी नीति है। ये कहते हैं कि हम तो जो बेच सकेंगे बेचेंगे, जो नहीं बेच पाएंगे उसको भी बेचने का प्रयास करें। सर, कोरोना टाइम में 1000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया है सर इस कारपोरेशन ने, फिर भी उनकी आंखों में ही चुभ रही है। देखिए, ये हमारा जो कंटेनर कारपोरेशन है वो हमारे लॉजिस्टिक्स के मामले में खाली हिंदुस्तान में नहीं, ये विश्व की स्तर पर एक बहुत बड़ा मुनाफा देने वाली कंपनी है। और इस कंपनी को बनाने में, इसको बढ़ाने में भारतीय रेल का, कंटेनर कारपोरेशन के साथियों का बहुत ज़बरदस्त योगदान है। उन्होंने अपना खून पसीना लगा कर इसको बनाने का काम किया है। आज तक कभी भी ये संस्था घाटे में नहीं रही, बल्कि हमेशा मुनाफा कमा करके भारत सरकार के खाते में डालने का काम किया है। लेकिन इनको जो है वो हर समय यही दिखाई पड़ता है कि जो इनके मित्र हैं उनका खजाना कैसे भरे, और उनके थ्रू इनकी पार्टियों का खजाना कैसे भरे। और दूसरी बात यह है कि इनको एक ही ख्याल है कि हमें सरकारी क्षेत्र में कुछ नहीं चाहिए, हम अच्छी गवर्नेंस जो है वो सब कुछ बेच करके ही ला सकते हैं। सर, सरकार से कुछ नहीं चाहिए और सरकार से के लिए काम कर रहे हैं। सर, एक जो व्यक्ति है, एक विधायक की बात करें या मिनिस्टर की बात करें सर, वो 5-5 पेंशन ले रहे हैं, और उसके बावजूद जो कर्मचारी है सर वो एक पेंशन के लिए त्राही कर रहा है, वो उसे कुछ नहीं मिल रहा है सर। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन भी शुरू किया है। हम एक रिसर्च भी कर रहे हैं। अभी हमने एक डॉक्यूमेंट हासिल किया है जिसमें हम लोगों ने देखा है कि तमाम जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा पेंशन मिल रही है। सर, एक व्यक्ति 5-5 पेंशन ले रहा है सर, 5 पेंशन ले रहा है, लाखों की तादाद में। अपने लिए जो है, जो इनको सुविधाएं मिल रही हैं उनके बारे में ये कुछ नहीं सोचते हैं। सिर्फ इनको यही लगता है कि सरकारी कर्मचारी को जो अपनी सारी ज़िंदगी को एक जोखिम में डाल करके जिसने काम किया है, सारे कोविड पीरियड में 3000 लोग हमारे शहीद हो गए गाड़ियों को चलाते हुए, 11,500 मालगाड़ियाँ हम लोगों ने चलाई हैं। जब सब इनके प्राइवेट वाले लोग भाग गए थे तब हम लोगों ने श्रमिक स्पेशल चला के लोगों को वापस पहुंचाने का काम किया। हमारे कंटेनर कारपोरेशन ने उस समय सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ को ढोने का काम किया, ऑक्सीजन तक पहुंचाने का काम किया। तो वो इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनको ये दिखाई पड़ रहा है कि इस मौके पर क्या बेचा जा सकता है जो मुनाफे में। सर, एक नुकसान होता है तो प्राइवेट वाला साइड में खड़ा हो जाता है और सारी जो जिम्मेदारी जो है एक सरकारी कर्मचारी पे थोप देते हैं लोग। यही एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है कि भाई अगर ये आपका प्राइवेटाइजेशन इतना ही अच्छा होता तो कोविड तो हाल में ही हुआ था ना। कोविड के दौरान ये प्राइवेट वाले लोग कहाँ चले गए थे? तो उस समय सारी जो सरकारी कंपनियां थीं उन्होंने ही जो है वो सरकार का काम किया, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हमारी रेलवे हो, चाहे जो डिपार्टमेंट रहे हों, जो सरकारी थे वही काम आए। लेकिन अब आ गई हैं बाहर है तो कहने लगे ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं।
सर कोविड टाइम के अंदर जिन जो लोग शहीद हुए, जो भगवान को प्राप्त हो गए सर, और जो लोग थे विभाग थे, उन्होंने सभी ने 1-1 करोड़ रुपए देने की बात की, लेकिन रेलवे में जो शहीद हुए उनको नाम मात्र के लिए उनको सांत्वना दी गई, लेकिन उनके बच्चे विलक थे और उनकी बेवाएं बिलकती रह गई। उनको अभी तक रेल डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं दिया है। रेलवे ने इस मौके पर एक बहुत अच्छा काम किया है। वो ये है कि जो हमारे 3000 साथी शहीद हो गए थे, उनमें उन्होंने 2826 लोगों को एक महीने के अंदर, एक दिन 28 तारीख थी, उस दिन सारे लोगों को कैंप लगा करके सारे जो उनके डिपेंडेंट्स थे उनको जॉब देने का काम किया, जो काम अभी दूसरे डिपार्टमेंट्स में बाकी है। एक काम जो एक्सग्रेशिया देने का है वो अभी रेलवे ने नहीं दिया है। उसका कारण यह है कि भारत सरकार ने एक्सग्रेशिया के मामले को रोक रखा है। वो कहते हैं जो भी डिसीजन एक्सग्रेशिया के बारे में लिया जाएगा वो सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में एक करके लिया जाएगा। ये विषय हमारा जो है वो नेशनल काउंसिल JCM में एक एजेंडे के मार्फत है। मुझे आशा है कि अगली मीटिंग जो स्टैंडिंग कमेटी की होगी या कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ होगी, उसमें निश्चित तौर पर इस पर भी हमको कुछ न कुछ फ़ायदा, कुछ न कुछ डिसीजन मिलने का काम जरूर होगा। क्या सर ट्रेड यूनियन कॉनकर को प्राइवेट हाथों में जाने से रोकने का प्रयास करेगी? कर रहे हैं, पूरे तौर पे कर रहे हैं, ज़मीन पे भी लड़ रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से ले करके और भारत सरकार से लेकर के हर मौके पर इसकी लड़ाई हो रही है। और इसको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन में भी उठाया हुआ है। उन लोगों ने भी ILO के मार्फत और अपने मार्फत जो है वो भारत सरकार को लिखा है। हम कंटेनर कॉरपोरेशन को इतनी आसानी से निजी हाथों में जाने नहीं देंगे। करो या मरो की नीति होगी। करो और मरो की नीति से भी आगे कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.